हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार पुनः आपका जो चैप्टर बच गया था उसे एक बार फिर से शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हुए ठीक है चलते हैं। और क्या आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी हो से तैयारी चल रही होगी। मैं नितेश सर एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? बेहद ही खुश मिजाज से आप क्लास का एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत अच्छे से एनसीईआरटी आप पिछले कक्षा में पढ़ लिए थे। हम लोग जो है थोड़ा हम लोग जो है इसके और थोड़ा पढ़ेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। क्या ध्यान से देखना है। यहाँ हम लोग देख लीजिएगा, मृदा का वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। मृदा को अनेक प्रकार है। अब एनसीईआरटी में कितने मृदा के प्रकार हैं उनमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि अभी पहला मृदा जो है एक नंबर में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी आपसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको यही बनेगा कि भारत में सबसे अधिक किस मृदा का विस्तार है? तो है वो जलोढ़ मृदा का विस्तार है। कितना प्रतिशत? तो 43% भाग पर इस मिट्टी का फैलाव है। आपको याद रखना है। यह देश के महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक। वास्तव में यह संपूर्ण उत्तरी मैदान, किस मैदान में जलोढ़ मृदा का अधिक विस्तार है? तो उत्तरी मैदान में, ठीक है। उत्तरी मैदान, ठीक है। उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर, यहाँ देखिएगा चीजों को देखिएगा। यहाँ देखिएगा काफी इंपोर्टेंट मृदा है ये, ठीक है। मृदा से बना है। उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान किस मृदा से? तो जलोढ़ मृदा से बना है। आपको याद रखना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, कितने? 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, ठीक है। नदी तंत्र जो 3 नदी का नाम क्या है वो याद रखना है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपण, यानी उससे जो गाद लाया जाता है उससे बनी है। तो कोई भी पूछेगा आपसे जलोढ़ मृदा किन किन मिट्टी से बना है, मतलब किन किन नदियों के संयोग से बना है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? तो उत्तरी मैदान, ठीक है। उत्तरी मैदान की यह तीनों महत्वपूर्ण नदियां हैं। हिमालय की 3 नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये बहुत ही फेमस नदी है, ठीक है। आप पढ़े हुए हैं। इस नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, आपको याद रखना है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी 2900 किलोमीटर, आपको याद रखना है। समझ गए? नदी द्वारा लाए गए निक्षेपण से बना है। एक शंकरा गलियारे के द्वारा यह मृदा राजस्थान, देखिएगा शंकरा मतलब एक छोटा सा भाग जो है उससे, शंकरा गलियारे से, ठीक है, द्वारा यह मृदा, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, गुजरात तक फैली हुई है। यानी जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है उत्तर मैदान से लेकर राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों तक फैली हुई है। ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट लाइन बनता है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान, अब देखिएगा कहाँ का बात कर रहा है? पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यानी पूर्वी तटीय मैदान कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है। डेल्टा जो है किस मृदा से बना है?
जलोढ़ मृदा से बना है। अब देखिएगा, आप नदी वाला जो अफवाह तंत्र पढ़े होइएगा, तो डेल्टा और एस्टूरी, जो नदी बंगाल के खाड़ी में गिरता है वो डेल्टा का निर्माण करता है, और जो नदी ठीक है अरब सागर में गिरता है वो एस्टूरी का निर्माण करता है। डेल्टा होता क्या है, तो जो नदी द्वारा कोई गाद लाया जाता है और गाद लाने के बाद एक जगह जमा करता है और नदी कई धारा में जो बढ़ जाता है, फिर गाद यहाँ जमा होगा और नदी कई धारा में जो बढ़ जाता है, तो बीच वाला जो भाग देखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और नदी कई भागों में जो बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं वितारिका। क्या बोलते हैं? वितारिका। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मृदा में रेत, क्या जलोढ़ मृदा में रेत, सिल, रेत और सिल, मृत्तिका, रेत, सिल और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, एक अनुपात में लोग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? घाटी में जब ऊपर की ओर जाते हैं, नदी के मुहाने जहाँ पानी गिरता है वहां से ऊपर की ओर जाते हैं, तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है? नदी के मुहाने, कहा नदी के मुहाने से जब घाटी की ओर बढ़ते हैं, घाटी की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो मृदा के कण का आकार बढ़ने लगता है। उसका जो कण होता है उसकी आकार क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल वाला भंग, ठीक है, के समीप मोटे कण वाली मृदा, मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ऐसी मृदा जो पर्वत के तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, ठीक है, द्वार, जिसको द्वार या बोलिए या चो बोलिए, क्षेत्र, द्वार या चो क्षेत्र, और तराई के आमतौर पर पाई जाती है। मतलब कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, द्वार बोल लीजिए, चो क्षेत्र या तराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, कण के आकार या घटकों के अलावा, कण के आकार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी की जाती है। यानी मृदा की पहचान एक किससे होता है? आयु से भी की जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं। अब देखिए, आयु के आधार पर मृदा के जो दो प्रकार हैं, एक जो आप देख रहे हैं, एक देख रहे हैं खादर, और दूसरा है बांगर। बांगर बोल लीजिए या भांगर बोलिए या बांगर बोलिए। ये नया मिट्टी है, नया मिट्टी है, ये पुरानी मिट्टी है। कैसी है? पुरानी मिट्टी है। ठीक है, ये उपजाऊ होता है, क्या होता है? उपजाऊ होता है। ये कम उपजाऊ होता है, क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। ठीक है, इसमें जो है मतलब कि कंकर बालू जो होता है, कंकर, ठीक है, कंकर बालू आदि पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा, पुरानी मिट्टी जलोढ़, जिसको हम लोग बांगर या भांगर के नाम से जानते हैं, बांगर बोल लीजिए या भांगर। नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, और खादर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको जो है, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। काफी इम्पोर्टेंट है ये लाइन, काफी इम्पोर्टेंट है ये लाइन, आपको याद रखना है। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम हाईलाइट कर दिए हैं। बांगर मृदा में कंकर, देखिए बांगर मृदा में क्या पाया जाता है? कंकर, ग्रंथियां की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कंकर की मात्रा क्या होती है? ज्यादा है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में
ज्यादा महीन कण, क्या होता है महीन कण कहाँ खादर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, सबसे बड़ी बड़ा क्षेत्रफल में पाया जाता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है और अत्यधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में अधिकतर क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा में पोटास, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। यानी क्या क्या पाया जाता है जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो इस चीज को आपको भी इस चीज को हाईलाइट करना है। क्या पाया जाता है, तो पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। तीन जो आपको हाईलाइट कर रहे हैं, काफी ही इम्पोर्टेंट चीज है, इससे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो इनके गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य उपजाऊ के क्षेत्रफल में दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनके गन्ने, किसके लिए, गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज दलहन फसल की खेती, किसके लिए, दलहन की फसल की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, समझे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। आपसे पूछेगा कि गहन कृषि, कौन कृषि, गहन कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है, तो जलोढ़ मृदा वाला जो क्षेत्र होता है, जलोढ़ मृदा वाला जो क्षेत्र होता है उसमें गहन कृषि किया जाता है और यह जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। यानी जलोढ़ मृदा वाला जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाएगा। ठीक है, सूखे क्षेत्रों की मृदा अधिक क्षारीय होती है, सूखे क्षेत्रों की मृदा जो होती है अधिक क्षारीय होती है। ठीक है, अम्लीय क्षारीय आप पढ़े होइएगा, जिसका 7 से अधिक हो, क्या है, पीएच मान आपको याद रखना है। पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होता है मिट्टी का, क्या होता है, 7 से अधिक होता है पीएच मान, आपको याद रखना है, अधिक होता 7 से अधिक होता है मिट्टी का पीएच मान, आपको याद रखना है। जिसका 7 के बराबर वो क्या कहलाएगा, क्षारीय, क्या कहलाएगा, 7 के बराबर क्या होगा, वो कहलाएगा अम्लीय, क्या कहलाएगा, अम्लीय, उदासीन। 7 के बराबर हो क्या होगा, कहलाएगा उदासीन। ठीक है, और 7 से कम वो कहलाएगा अम्लीय। ठीक, अम्लीय, ये आपको याद रखना है, इसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक, चल आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई के कारण इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ये जलोढ़ मिट्टी के इंपोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं, सेकेंड मृदा है काली। ठीक है, एक तो यहाँ जान लीजिए इसे रेगुल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा से, रेगुल मृदा के नाम से जाना जाता है, या कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसे, कपासी मृदा के भी नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, इसका इंपोर्टेंट क्या है, इसका इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि ये पाया कहा जाता है, सबसे फेमस आपको लिखना है गमक। गमक आवत है, क्या है, आवत है, गमक आवत है। ठीक है, ग से गुजरात, ठीक, म से महाराष्ट्र, ठीक, क से कर्नाटक, ठीक, अ से आंध्र प्रदेश, त से तमिलनाडु। ठीक, यानी काली मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा के बाद दूसरा सबसे सर्वाधिक मृदा यही पाया जाता है। इस मृदा का कारण क्या है, इसमें नमी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, नमी वाला मृदा होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं।
इससे बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिक था, ठीक है। इन मृदा का रंग काला होता है, काली मृदा का रंग क्या होता है? काला होता है, और इन्हें रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को कपास की खेती के लिए, किसके लिए? कपास की खेती के लिए, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। उचित समझी जाती है, काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु, क्या माना जाता है कि जलवायु जनक सेल ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी काली मृदा के निर्माण में, ठीक है, जलवायु और क्या जनक सेल जो है वो बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक। अब देखिएगा, इस प्रकार की मृदा कहाँ पाया जाता है? तो दक्कन के पठार, जहाँ बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का निर्माण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आ गया काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो बेसाल्ट चट्टान। कौन चट्टान? बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। आपको याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निर्माण होता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काफी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्षेत्र दक्कन के पठार जो काली मिट्टी के क्षेत्र पाया जाता है, इसके उत्तर पश्चिम भाग में, दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में, क्या कहता है? दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है, पाई जाती है लावा युक्त, यानी लावा, ठीक है, लावा जनक सेलों से बनी है, ठीक है। यह मृदा महाराष्ट्र, देखे हैं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी गुजरात। यहाँ सौराष्ट्र का मतलब क्या है? गुजरात। सौराष्ट्र का मतलब है गुजरात, हमको याद रखना है। मालवा का पठार कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ के पठार, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ये वही मालवा का पठार है जहाँ कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार है। अब याद रखिएगा, मालवा का पठार क्या है? मालवा का पठार, ठीक है। ये जो है कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार यहीं पर है। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार क्या कहते हैं? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। आपको याद रखना है कहाँ पाया जाता है? तो एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, आपको याद रखना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ सर क्लास ठीक है, समझ में आ रही है तो शेयर करें, अगर समझ में नहीं आ रही है तो शेयर ना करें, क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप शेयर मेरा क्लास करवे कीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज तो आप कह ही सकते हैं, अगर नहीं कहना चाहते हैं तो वो बात अलग है, ठीक। ये चीज देखिएगा यहाँ पर भारत में मृदा के मुख्य प्रकार। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है पर्वतीय और वन मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और शुष्क मृदा। सबका जो कलर दिया गया है कि पहाड़ वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पहाड़ी पर्वतीय मृदा, जैसे हम देख रहे हैं, देखिए ये वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, ये वाला भाग, ठीक है। यहाँ पर जो है पर्वतीय या वन मृदा पाया जाता है। कुछ भाग आप यहाँ देख रहे हैं सिक्किम वाला, और ये अरुणाचल प्रदेश का जो भाग आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला भाग आपको याद रखना है, ठीक है। तो उत्तर मैदान में आपको 3 क्षेत्र याद रखना है, जम्मू कश्मीर से ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है। और उसके बाद हिमाचल, यहाँ पर जो है आपको पर्वतीय और वन मृदा, यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है,
जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, HP हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब में यूटी उत्तराखंड, यूटी ये सब में जो है पाया जाता है। या सिक्किम, सिक्किम वाला क्षेत्र, सिक्किम वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल वाला क्षेत्र, इसमें जो है आपको पर्वतीय और वन मृदा पाया जाता है। ये आपको याद रखना है ये चीज, ठीक। उसके बाद जो है ये आपको पर्वतीय क्षेत्र वाला आपको याद रखना है, अधिकांश उत्तरी भागों में ही पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो आता है, ठीक है, आप ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग को देखिएगा, ये वाला भाग को थोड़ा देखिएगा, ये चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरत है। जो हम हाईलाइट कर रहे हैं उस चीज़ को देखिएगा और आप लोग समझिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और इसको बार बार इस मैप को देखते रहिएगा, मैप को देखते रहिएगा, क्योंकि जब तक इसको देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देख लीजिएगा तो आपको इतना समझ में जरूर आएगा कि सर ये जो मिट्टी पाया जाता है वो किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है और कैसे याद रहेगा। जब आप मैप को देखिएगा, जब आप मैप को देखिएगा, जब मैप को आप देखिएगा, ठीक है, मैप को आप देखिएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इन क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, दिल्ली वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपको हरियाणा का जो क्षेत्र दिख रहा है, हरियाणा का क्षेत्र दिख रहा है, यूपी का क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, आपको यूपी का क्षेत्र दिख रहा है, आपको बिहार का क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है। ये सारा क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है आप पढ़े थे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इस नदियों के निक्षेपण से, नदियों के निक्षेपण से जो लाया जाता है उससे इस उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान की लंबाई जो है मतलब 2400 किलोमीटर है, कोई याद रखना। उत्तर मैदान की लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर है उत्तर मैदान की लंबाई, आपको याद रखना है। और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ असम वाला भाग, ठीक है, कुछ मेघालय वाला, असम वाला भाग, ठीक है, खास करके असम वाला भाग जो देख रहे हैं वहाँ पर भी ये मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ नहीं, बंगाल क्षेत्र बोल सकते हैं, बंगाल का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद राजस्थान वाला क्षेत्र में भी, कुछ क्षेत्र में ये जलोढ़ मृदा का विस्तार है, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में, याद रखना है, किस क्षेत्रों में? कुछ ही क्षेत्रों में, पूरा क्षेत्र में नहीं विस्तार है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझे? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, चीज को देखेंगे, ठीक है, आगे चीज को देखते हैं, हाँ, आगे चीज को देखेंगे। चलिए आप देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा काली मृदा वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र देख रहे हैं, दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार सर्वाधिक विस्तार है, मालवा का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार आपको याद है, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, आपको ये छत्तीसगढ़ वाला कुछ क्षेत्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, सर्वाधिक जो है NCERT के अनुसार, ठीक है, आपको याद रखना है, NCERT के अनुसार काली मृदा का जो है, मतलब कि काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार
ठीक है, विस्तार कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला स्थान पर है। दूसरा स्थान पर किसका है, गुजरात का है, गुजरात का है, आपको ठीक ना है। ठीक है, गुजरात। ठीक है, और तीसरा स्थान आपको आता है कर्नाटक का, याद रखना। तीसरा स्थान कर्नाटक का है, कर्नाटक। ठीक है, चौथा स्थान आपको आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है। और पांचवा स्थान आता है तमिलनाडु का आता है। किसका आता है, तमिलनाडु का आता है। ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। और ये प्रश्न आपसे बनेंगे, ये प्रश्न आपसे बनेंगे जो आपको लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इस चीज को आप याद रखिए, ये याद रखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हम लगा दिए। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चले। बाकी देख रहे हैं उसे ही लेटरल चित्र वाला जैसे जैसे आएगा आपको बताया जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको, अब इस चीज को चलते हैं आगे। देखिएगा दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी, दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी कृष्णा, ठीक है, नदियों के घाटियों तक फैली है। इस नदी का लंबाई आपको याद रखिएगा 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नासिक से निकलती है, कहाँ से, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण दक्षिण भारत की गंगा, भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कृष्णा नदी की लंबाई भी देख रहे हैं 1401 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ठीक है, और कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा पूछेगा तो कावेरी, दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। वृद्ध गंगा, कौन, वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। काली मृदा बहुत महीन कण, काली मृदा कौन है, काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मृत्तिका से, इससे मृत्तिका से बनी है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसे हम कुछ और कलर से हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि आपको जो है इस चीज को याद रखना, इसमें नमी करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, नमी बहुत अधिक धारण करने की क्षमता होती है। इसके अलावा यह मृदा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। काली मृदा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस मृदा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, पोटास, ठीक है, चूने, कौन, पोटास चूने जैसे पौष्टिक तत्व, पौष्टिक तत्व परिपूर्ण होती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है एक बार देख लीजिएगा, देखिए क्या क्या पाया जाता है, तो चीज को ध्यान से एक बार और देख लीजिए क्योंकि प्रश्न यही से बनते हैं और आपको समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम और पोटास, मैग्नीशियम पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्व, चूना जैसे पौष्टिक तत्व परिपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना। ठीक, इम्पोर्टेंट, समझ रहे हैं इस चीज को। परंतु देखिएगा, परंतु इसमें किसकी मात्रा कम होती है, तो इसमें फास्फोरस की मात्रा
कम होती है, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? तो फास्फोरस की मात्रा कम होती है, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। आपसे पूछेगा कि किस मृदा में दरारें पड़ जाती है, तो गहरी मृदा में दरारें पड़ जाती है, जिसमें इनमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण होता है। अब पूछेगा वायु का सबसे अच्छा मिश्रण किस मिट्टी में होता है, तो वायु में सबसे अच्छा मिश्रण होता है काली मिट्टी में होता है। गीले होने पर मृदा चिपचिपा हो जाता है। गीला होने पर क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखना है आपको कि इस मिट्टी में क्या पड़ जाता है? दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। और अच्छी तरह से वायु का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो वायु का मिश्रण है, वायु का मिश्रण है। गीला होने पर मृदा क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है। जिस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, और इनमें जोतना मुश्किल हो जाता है, यानी जब दरारें पड़ जाएगी तो उसे जोतना क्या होगा? कठिन हो जाता है। इसलिए इसकी जोताई मानसून प्रारंभ में, जब मानसून प्रारंभ में जब वर्षा होती है, तब इनकी जोताई की पहली मतलब मौसम की पहली बौछार में जोताई करना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो ये इनका कहना है। तो ये काली मिट्टी था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जो पहला मिट्टी जलोढ़ हो गया, दूसरा काली है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी, तब काली मिट्टी, और तीसरा जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला लाल और पीली मिट्टी है। लाल और पीली मिट्टी है। देखिएगा कि लाल मृदा दक्कन के पठार, दक्कन का पठार ऐसा है, दक्कन का पठार ऐसा है, आपको याद रखना है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, जहाँ पर दोनों मृदा पाया जाता है। किससे? काली भी पाया जाता है, ठीक है, और लाल और पीली भी पाया जाता है। लाल और पीली दोनों पाया जाता है। ठीक है, कि दक्कन के पठार के पूर्वी के क्षेत्र में, पूर्वी, ये इंपोर्टेंट है, इस क्षेत्र को याद रखिएगा। पूर्वी, कौन क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी हिस्सा में, किस हिस्सा में? दक्षिणी हिस्सा में। ठीक है, दक्षिणी हिस्सा में रेवादार, कौन? रेवादार आग्नेय चट्टान। कौन चट्टान? आग्नेय चट्टान रेवादार जो होता है, कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुआ है। आग्नेय चट्टान सबसे मजबूत चट्टान है और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, तो याद रखना है। ठीक है, और काफी ठोस होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा कहाँ पाया जाता है? लाल और पीली मृदा ओडिशा वाला क्षेत्र। कौन वाला क्षेत्र? ओडिशा वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। ठीक, और मध्य गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान। ठीक है, दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट की पहाड़ी, दक्षिणी छोर पर कौन? पश्चिमी घाट की पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर पाई जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट देखिए, मध्य गंगा के मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। ये जो है मध्य गंगा के मैदान, ये आपको याद रखना है, ये वाला भाग। ठीक है, इसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या क्या होता है? सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। जनसंख्या पाया जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ का सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? तो मध्य गंगा के मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। ये आपको याद रखना। क्लियर है? आगे चलते हैं। इन मृदाओं का लाल रंग, लाल रंग रेवादार आग्नेय, लाल रंग आग्नेय। ठीक है, और रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान और
रूपांतरित चट्टान लौह धातु के प्रसार यानी फैलाव के कारण होता है। यानी लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कौन चट्टान का कारण होता है? तो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, क्योंकि इसका फैलाव प्रसार ज्यादा है। इनका पीला रंग इनमें जलोयोजन के कारण होता है। यानी कोई मिट्टी लाल रंग का मिट्टी है, अगर वर्षा सर्वाधिक हो गया तो उसका लाल रंग पीला रंग में बदल जाएगा। ठीक है, रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्या होगा? वर्षा अधिक होगा। क्या होगा? वर्षा अधिक होगा। क्या हो जाएगा? तो उसका रंग हो जाएगा पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका रंग पीला रंग का हो जाएगा। पीला रंग बन जाता है। पीला रंग बन जाता है। आपको याद रखना है, सर्वाधिक वर्षा के कारण लाल रंग पीला रंग में बदल जाता है। उसी को यहाँ भाषा में लिख दिया है जलायोजन। क्या लिख दिया है? जलायोजन। क्लियर है? अब लोग आते हैं लेटोराइट मृदा। यानी इस मृदा की जो हम बात करते हैं, इसमें जो है ये जो है लेटोराइट मृदा, इसका निर्माण किससे हुआ है? लेटर से हुआ है। किससे? लेटर शब्द से हुआ है। ठीक है, लेटर से हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ आप याद रखिएगा, ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है। ठीक है, इस मिट्टी में सर्वाधिक किसकी होती है? जो काजू की खेती के लिए फेमस है। काजू की खेती के लिए यह लेटराइट मृदा है। किस भाषा से है? तो ग्रीक भाषा से है। कौन भाषा से? ग्रीक भाषा से। ठीक है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा? तो ग्रीक भाषा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा शब्द किससे है? लेटर से बना है, लेटर से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय, कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में, ठीक है, पाया जाता है। उष्ण बोल दीजिए या उपोष्ण बोल दीजिए। ठीक है, उष्ण का मतलब हो गया गर्मी वाला भाग, गर्मी वाला भाग। ठीक है, और इसमें जो है गर्मी प्लस ठंडा वाला भाग, इसको उपोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, शायद आपको क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास समझ में आ रही है तो कृपया इसे जो है आप लोग, ठीक है, आप इसे मतलब कि शेयर जरूर करें और अपने जो दोस्त हैं उन्हें जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, ताकि हम जो है और मेहनत करने के लिए उत्सुक हों और मेहनत करें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिएगा, क्षेत्र में आर्द्र, कौन क्षेत्र? आर्द्र। ठीक है, शुष्क ऋतुओं के बाद एक आने का कारण होता है। कौन? आर्द्र और शुष्क ऋतु के बाद यह भारी वर्षा, कौन वर्षा? भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन, यानी जो माटी जो बह जाता है, टूट के बह जाता है, उसी के बारे में अत्यधिक वर्षा से क्या होता है? देखते हैं, पानी तेज रफ्तार में गिरता है तो मिट्टी खंगड़ जाता है, उसी के बाद क्या है? अत्यधिक निछालन, ठीक है, का परिणाम है लेटराइट मृदा। ठीक है, मृदा अधिक गहरी और अम्लीय होता है। यानी इसका पीएच मान जो होता है 6 से अधिक होता है पीएच मान। ठीक है, देखिएगा, समानता पौधा के पोषक तत्व की कमी होती है। किस तत्व की कमी होती है? इस मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है। पोषक तत्व की, देखिए हमको ये 6 से कम रहता है इसलिए अम्लीय है। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, ये हम बताए हैं। यह देखिएगा, यह अधिकतर दक्षिणी राज्य, मतलब कि लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? अधिकतर दक्षिणी राज्य, यानी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, आप याद रख सकते हैं, पश्चिमी घाट, ओडिशा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, के कुछ भाग, पूरा भाग नहीं कर रहा है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, जो भारत का मैप देखो उसको थोड़ा देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा, तथा उत्तरी पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी
प्रदेशों में पाई जाती है। अब उत्तरी पूर्वी प्रदेशों का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो क्षेत्र का बात कर रहा है यानी मेघालय, कौन, मेघालय का जो क्षेत्र है, मेघालय का जो क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, मेघालय का क्षेत्र खास करके यह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहने का मतलब है मेघालय वाला क्षेत्र में भी यह पाया जाता है, ये आपको याद रखना। क्लियर है। अब देखिएगा, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती यानी जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है वहां की बात कर रहा है, पर्णपाती सदाबहार वन मिलते हैं। कितना वर्षा होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर पर्णपाती वन बोल लीजिए या पतझड़ वन बोल लीजिए। कौन वन, पतझड़ वन बोल लीजिए, जो वन बोल लीजिए, पतझड़ वन बोल लीजिए या पर्णपाती वन, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वहां इसमें हामुस पर्याप्त रूप से पाया जाता है। किस कौन सा चीज पाया जाता है, हामुस की मात्रा जो है, हुमुस की मात्रा पर्याप्त रूप से पाया जाता है, पर्याप्त रूप से पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति की मात्रा कैसा होता है, कम होता है। विरल यानी कम होता है। अर्ध शुष्क यानी पूरा शुष्क नहीं, कुछ ठंडा कुछ गर्म, अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें हुमुस की मात्रा कम पाई जाती है। यानी पर्यावरण में किसकी मात्रा कम पाई जाती है, हुमुस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थलीय रूप पर इनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपरदन क्या होता है, अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण, अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण का उचित तकनीक अपनाकर इन मृदा पर कर्नाटक, ठीक है, केरल तमिलनाडु में चाय और कॉफी पाई जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहेगा कि जो लेटेराइट मिट्टी है उस पर मतलब कि काजू के साथ साथ एक चाय की फसल और कॉफी की फसल भी उगाई जाती है। याद रखना, तीन भाग, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगर कह दे कि तमिलनाडु में कॉफी होता है, बिल्कुल होता है। तमिलनाडु में चाय होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, 3 राज्य आपको याद रखना है। ठीक है, 3 राज्य को याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरल, ठीक है, केरल में लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए, फिर आइए क्या वो चीज, काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है, आपको याद रखना। चलिए, अब मरुस्थलीय मृदा यानी राजस्थान गुजरात के पश्चिमी भाग के बारे में बात हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। अब कोई पूछ देगा कि मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो लाल भी होता है और भूरा भी होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली, कैसा होता है, रेतीली मिट्टी, ठीक है, या लवणीय होता है। यानी मरुस्थलीय मृदा कैसा होता है, रेतीली होता है, हल्का होता है, हवा के झोंके से आप उड़ जाता है। जैसे चीन का लोएस मैदान आपको आप देखिएगा, लोएस मैदान के बारे में समझिएगा। लोएस जो है चीन का मैदान है, किससे बना हुआ है, मरुस्थलीय मृदा से बना हुआ है। ठीक है, चलिए, कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतना अधिक होता है, यानी मरुस्थलीय मृदा में नमक की मात्रा इतना अधिक होता है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक होता है। कहेगा जल वाष्प दर सबसे अधिक किस मृदा में होता है, मरुस्थलीय मृदा में होता है। सर्वाधिक जो है नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है, याद रखिएगा। लेकिन वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा में होता है। मृदा में हुमुस की नमी की मात्रा कम होती है, हुमुस या नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे
कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे मलसूल मृदा के नीचे जाएंगे तो किस चीज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी, तो आपको याद रखना है कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे मिट्टी के नीचे जाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ते चला जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और नीचे की परत में चूने का कंकर की सतह पाया जाता है। तो नीचे का जो सतह होता है, नीचे का सतह हो जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, कंकर का जो है, कंकर का परत पाया जाता है। इसका कंकर का परत जो है वो पाया जाता है। इसके आप देखिएगा आगे थोड़ा, यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा के कारण मृदा जल अंतर जो है अस्यंदन, ठीक है, अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा के सतही सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी मरुस्थलीय मृदा को अगर सिंचित की व्यवस्था होगा, इंदिरा गांधी नहर का बात आप नाम सुने हुईएगा, जो राजस्थान की सिंचाई में काम आता है, उससे राजस्थान में भी फसल उगाया जाता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है, किससे, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर आपको याद रखना है, याद रखना, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलो अब चलिएगा आगे चलते हैं। वन मृदा, यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में, वन मृदा कहाँ मिलेगा, वन मृदा मिलेगा जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है और पहाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वन मृदा मिलेगा। जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हो, पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हो, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, उसकी बात कर रहा है। इन मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आते रहता है। अब ये इम्पोर्टेंट हो गया, किन मृदा में जो है वर्षा के कारण गठन में बदलाव आते रहता है, तो वर्षा के कारण इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होते रहता है। यानी किसके अनुसार, तो आपको याद रखना है पर्यावरण का जो अनुसार है, किसके अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, ठीक है, इस मिट्टी में बदलाव आते रहता है। क्या आते रहता है, बदलाव आते रहता है। इस चीज को आपको याद रखना है, याद रखना है, ये काफी ही इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे देखिएगा, नदी घाटियों में यह मृदा दोमट, नदी घाटियों में मृदा क्या आता है, दोमट सिल्टदार होती है। क्या होती है, नदी घाटियों में जो मरुस्थलीय जो मरुस्थलीय कहते हैं, वन मृदा जो होती है, वन मृदा वो क्या होती है, दोमट और सिल्कदार होती है, परंतु ऊपरी ढाल, कौन कहता है, ऊपरी ढाल पर इनका गठन मोटे कण का होता है। क्या होता है, ऊपरी ढाल पर इनका कण क्या होता है, मोटे आकार का होता है। हिमालय के हिमाचित क्षेत्र, हिमालय का जो हिमाचित क्षेत्र है, इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। क्या होता है, अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, और यह अधिसिलिक तथा अधिसिलिक, ये वर्ड यह है एसिड, एसिडिक, ठीक है, सिलिक, ठीक है, आपको याद रखना है। हुमुस रहित होता है, यानी हुमुस की मात्रा इसमें नहीं होता है। हुमुस रहित यानी रहित जो वर्ड दे दिया है, इसमें हुमुस की मात्रा नहीं होता है, आपको याद रखना है। ठीक, नहीं होता है, आपको याद रखना है। ठीक है,
नदी घाटियों में निचले क्षेत्र विशेषकर नदी सोपान या नदी उतरता है जहाँ और जलोढ़ पंख आदि में यह मृदा उपजाऊ होती है। कहाँ होती है? जलोढ़ पंख और सोपान, जहाँ जो नदी क्षेत्र का जो निचला भाग है ना नदी घाटी का, वहाँ पर मृदा उपजाऊ होती है, वन मृदा। ठीक है, मृदा अपरदन और संरक्षण। अब मृदा का जो कटाव होता है उसको कैसे बचाना है, उसका कैसे संरक्षण करना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मृदा कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहा जाता है। जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है, यानी मृदा बनता भी है और उसका अपरदन यानी टूटता भी है। दोनों क्रिया क्या होती है? एक साथ चलती है। ठीक है, एक साथ चलती है, हमको याद है। और दोनों में संतुलन होता है, जितना कटता है उतना निर्माण भी होता है, जितना कटता है उतना निर्माण भी होता है। संतुलन है, दोनों में संतुलन है। परंतु मानवीय क्रिया जैसे वनोन्मूलन, यानी हम लोग मानवीय क्रिया जैसे वनोन्मूलन है, अति पशुचारण यानी वन का विनाश जो करते हैं, अति पशुचारण, निर्माण, ठीक है, और खनन इत्यादि से कई बार खनन करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, यह संतुलन भंग होता चला जाता है। आप ठीक है, रक्षित वन, आरक्षित वन, ठीक है, इसे पढ़े होइएगा। तो उसमें क्या होता है कि जितना वन होना चाहिए, आप वन रिपोर्ट के अनुसार 33% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, जबकि अभी उतना प्राप्त नहीं हुआ है। अभी 25% के लगभग में हम लोग वन की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँचना है? 33% के करीब पहुँचना है, 33% के करीब पहुँचना है। और कह रहा है कि विभिन्न क्रिया जो होता है, या तो हम खन के कोयला निकालते हैं, या विभिन्न खनिज पदार्थ निकालते हैं, या किसी चीज का निर्माण करने के लिए, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, या कुछ करने के लिए, या पशुचारण जो होता है, अत्याधिक पशुओं के जो होता है उसका पैर से चाहे मिट्टी का मतलब कि अपरदन होता है, टूटता है, इन सब मानवीय क्रिया है। वनोन्मूलन जो होता है, वन का जो कटाव होता है, इन सारी क्रिया से जो है, जो एक दूसरे का जो मिट्टी बनने और मिट्टी टूटने की जो प्रक्रिया होता है, उसका संतुलन को क्या क्या कर देता है? भंग कर देता है। ठीक है, संतुलन ही समाप्त कर देता है। तथा प्राकृतिक तत्व, अब किसकी बात कर रहा है? मानवीय तत्व था। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल। अब आपको याद रखना है, पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करता है। पवन भी करता है, जैसे पवन यहाँ से उठा के और मिट्टी को उठा के रख देगा अपने वेग के अनुसार। हिमनद जो है, पानी जो होता है हिमनद, वो भी टूट के कहीं और जाता है। जल मृदा यानी नदी भी जल का कटाव करता है। जैसे आप पढ़े थे कोसी नदी के बारे में पढ़े होंगे, कोसी नदी, ठीक है, ये क्या है? ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करता है। क्या करता है? सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी है। कौन? मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी है, परिवर्तन करने वाला नदी है, यानी विनाशकारी नदी है। कहते हैं विनाशकारी नदी इसको बोला जाता है, विनाशकारी नदी बोला जाता है। या कह सकते हैं बिहार का शोक किसी को बोला जाता है? बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। ठीक है, कोसी को बोला जाता है। तो जब मार्ग परिवर्तन करेगा तो स्वाभाविक बात है, जब मिट्टी का कटाव करेगा, मिट्टी का कटाव करेगा तो क्या होगा? भूमि का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, जो बनने की प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो बिगड़ेगा। ठीक है, कहता है गहन बहता जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। यानी जो मिट्टी बहता है, जो मिट्टी बहता है वो जल मृतिका मृदाओं को काटते हुए, जल मृतिका को जो है काटते हुए गहरी वाहिका जो बनाता है उसी को अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि, ठीक है, जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि किसे कहते हैं? जो जोतने योग्य नहीं रहती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। अब देखिएगा, उत्खात भूमि कहते हैं। एक मिनट, छोटा नहीं है, देख लेते हैं, छोटा हुआ नहीं है, उत्खात भूमि कहते हैं। हमको डाउट था कि कुछ छूट रहा है, ठीक है, कहते हैं। अब देखिएगा, उत्खात भूमि के बारे में कुछ चीज दिया हुआ है, कुछ चीज को देखेंगे हम लोग।
आप देखिएगा, चीज को देखिएगा, उच्चकात भूमि कहते हैं, ठीक है, उच्चकात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन, किसकी नाम आ रहा है? चंबल बेसिन। ऐसी भूमि को खट भूमि कहते हैं, जो उच्चकात भूमि होता है, उच्चकात भूमि को चंबल बेसिन में किस नाम से जानते हैं? खट के नाम से जानते हैं। चंबल बेसिन का जो भूमि है, चंबल बेसिन जो क्षेत्र है, उसी में जो उच्चकात भूमि होता है उसके खट के नाम से जानते हैं, भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र के ढके हुए ढल के कारण के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ साथ बह जाती है, ठीक है। इस चादर अपरदन कहा जाता है, मतलब क्या कहता है, ऊपरी मृदा जो है घुल के कहीं और बह जाता है, उसे इस चादर अपरदन मृदा कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, कहा जाता है पवन द्वारा मैदान अथवा बालू के टीले। पवन द्वारा मैदान और बालू के क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाता है, प्रक्रिया को पवन उड़ा ले जाता है, ठीक है, उसको पवन अपरदन कहा जाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाएगा, उसी के बाद करा है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल। हम कृषि देखिए, कोई चीज कोई मतलब मिट्टी का कटाव कहीं और करेंगे, या पानी का वेग होगा तो वहां से भी कहीं और चला जाएगा। जैसे हम सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, उससे मिट्टी का कटाव होता है। गलत ढंग से चलाने, जैसे ढाल से पर ऊपरी से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिका बन जाती है, यानी जब ऊपर से नीचे की जब हम चलाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर हल चलाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलाएंगे, तो भी मिट्टी का हमारा क्या होगा? अपरदन होगा। इसके अंदर से बहता हुआ पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ बहाव की गति घटती चली जाती है, ठीक है, तो समझ गए। अब देखिएगा इस चीज को, यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा, ठीक है। इस समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, कहेगा वैसा कौन सा कृषि है जो मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है? सोपान कृषि जो है, सोपान कृषि मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है। सोपान कृषि जो है मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार, सोपान खेती बोल लीजिए या सीढ़ीदार कृषि बोल लीजिए, काफी विकसित है। काफी विकसित जो पहाड़ी क्षेत्र में वो किस प्रकार की कृषि होता है? सीढ़ीनुमा खेती होता है। बड़े बड़े खेतों, ठीक है, जो इसको याद रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र, क्या पहाड़ी क्षेत्र में होता है? पहाड़ी क्षेत्र में ये होता है, पहाड़ी क्षेत्र में होता है, ठीक है। बड़े खेतों के पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है, ठीक है, उगाई जाती है। अब देखिएगा इसको, यह पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके से पट्टी कृषि, कौन कृषि? पट्टी कृषि कहते हैं। मतलब क्या कहता है? यह पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। पवन द्वारा जो बल होता है उसको कमजोर करता है। समोच्च कृषि सीढ़ीनुमा कहते हैं, इसे ही पट्टी कृषि कहते हैं, ठीक है। पेड़ों के कतार में लगाकर, मतलब कि एक होता है पेड़ ऐसे लगाते हैं, ठीक है, क्षैतिज और कतार, और ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद ये कर रहा है, एक कतार में लगा के, एक क्रम में लगा के, ठीक है, रक्षा करते हैं, कहते हैं मिट्टी के कटाव को रक्षा करते हैं। जो रक्षक मेखला बनना भी पवन की गति को कम करता है। जब देखते हैं कि पवन का जो वेग होता है वृक्ष से टकराकर, चाहे ठोस
स्थल से टकराकर उसकी गति को कम कर देता है या दिशा मोड़ देता है। इन रक्षक पट्टियों की पश्चिमी भारत में रेत के टीले के स्थलीकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो अब इसके तो प्रश्न है, तो हम इसके प्रश्न को बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रश्न को बताएंगे नहीं क्योंकि आपके लिए विशेष ऑब्जेक्टिव लाया जाता है, चैप्टर खत्म होता है तो लाया जाता है, आपको याद रखना है, वो आपको, ठीक है, वो आपको बताएंगे हम। ठीक है, ठीक है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण किससे हुआ है? तो अधिक सिंचाई के कारण हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीनुमा खेती होता है? तो जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ सीढ़ीनुमा खेती होता है। ठीक है, ठीक है, या सोपानी खेती होता है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा का मुख्य रूप से विस्तार है? तो महाराष्ट्र में विस्तार है। क्लियर है? आई होप अच्छा लगा होगा कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको जो है, ठीक है, इस मतलब की क्लास समझ में आएगा। अगर क्लास समझ में नहीं आया तो आप लोग कृपया करके क्लास पर कमेंट करें। क्या करें? कमेंट करें कि सर फलना चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करें। ठीक है, विशेष रूप से आप कमेंट कीजिएगा तो उसका ये मतलब कि सलूशन, ठीक है, उसका कुछ तोड़ निकाला जाएगा और आपको बताया जाएगा हाँ सर या हाँ अगर कुछ समस्या है, कहीं कुछ समझाने में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उस चीज़ को फिर से आपको एक बार पुनः समझाया है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, हंसते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।